होम्योपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं वो टंग के थ्रू एक्ट करती हैं। टंग में जो नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स, उसके थ्रू ही वो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथी बहुत फटाफट एक्ट करती है, क्योंकि सिम्टम्स मैच करना होम्योपैथी का की कॉन्सेप्ट है। सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेडेक, और इन तीनों का ही होम्योपैथी में अच्छा उपचार उपलब्ध है। तो माइग्रेन का इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, और उसको इतने हार्मोनल इंजेक्शंस तब तक लग चुके थे कंसीव कराने के लिए, बट दे वर ऑल फ्यूटाइल। बट उसके बाद उसने हमारे से ट्रीटमेंट लिया, एंड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 3 to 4 months शी कंसीव्ड, और उनकी पूरी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल अनइवेंटफुल निकली, एंड शी डिलीवर्ड अ नॉर्मल हेल्दी बॉय। हिंदी का एक मुहावरा है, नीम हकीम खतराए जान, जो इशारा करता है उस अल्प ज्ञान या अधूरी जानकारी की ओर जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। जरा आंख घुमाकर देखिए, सेहत पर अधकचरा ज्ञान देने वाले नीम हकीम हर ओर मिलेंगे। इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप या और कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्क्रॉल करेंगे तो लगेगा हर दूसरे शख्स के पास या आपकी सेहत बनाने का कोई अचूक नुस्खा है या सेहत बिगाड़ने वाली खबर। इन्हीं के साथ अलग अलग मेडिकल प्रैक्टिसेस के विषय में दी जाने वाली जानकारियां भी सोशल मीडिया पर प्रचलन में रहती हैं। कोई इनके फेवर में बात करता है तो कोई अगेंस्ट में। आज की हमारी गुफ्तगू का विषय भी एक पॉपुलर मेडिकल प्रैक्टिस है, होम्योपैथी। वैसे तो इंटरनेट और सोशल मीडिया होम्योपैथी से संबंधित जानकारियों से भरा पड़ा है, लेकिन ये तय कौन करे कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत। ऐसे में एक भ्रम की सी स्थिति बनती है जो हानिकारक हो सकती है। तो मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा ना मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसलिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सोमा शर्मा को। वेलकम डॉक्टर सोमा शर्मा, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। डॉक्टर सोमा शर्मा एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है और एक दशक से ज्यादा का इनका अनुभव है। डॉक्टर सोमा शर्मा, इससे पहले हम आज की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे देखने वालों को दीजिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो पास्ट 13 ईयर्स से मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और दिल्ली में ही मैंने डॉक्टर बी आर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है। और फिर जैसे मेडिकल स्कूल्स में होता है कि इंटर्नशिप में बहुत सारे डिस्पेंसरीज़ में, हॉस्पिटल्स में हमारी पोस्टिंग करी जाती है, जहाँ पे हमें काफ़ी लर्नेड डॉक्टर्स से सीखने का मौका मिला। और उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन में भी काम करा है, एंड देयर आफ्टर मैंने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में भी काम करा है। जो तो वहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड हमारा वर्क ज़्यादा रहता था। बट सिंस होम्योपैथी हैज़ बीन माय पैशन सिंस ऑलवेज, तो मैंने होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए शुरू से ही, लाइक इंटर्नशिप के बाद से ही, होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मेरा काफ़ी रुझान रहा है, और आज तक मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोग जो भी मिथ्स वगैरह पूछेंगे, अभी मैं उनका अपने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई कैन आंसर देम। डॉक्टर साहब, आप इतने टाइम से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हैं, तो होम्योपैथी को लेके कुछ ऐसे मिथ्स होंगे जो अक्सर आपको सुनने में आते होंगे। हो सकता है इनमें से कुछ हास्यास्पद लगे या कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न हो सकते हैं, आई थिंक, जिनको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। तो वो कौन से ऐसे पॉपुलर होम्योपैथी को लेके मिसकॉन्सेप्शन या मिथ्स हैं जो आप सुनती रहती हैं? देखिए, होम्योपैथी को लेकर काफ़ी मिथ्स सुनने में आते हैं, स्पेशली पेशेंट्स से आते हैं ये। पहला सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि होम्योपैथी एक्ट स्लोली। सेकंड ऐसा रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ बहुत सारे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे, या हम वो एलोपैथी के साथ ले सकते हैं कि नहीं, ये सेकंड रहता है। और थर्ड है कि होम्योपैथी पहले डिसीज़ को एग्रवेट करती है, दैट मीन्स डिसीज़ को बढ़ाती है और उसके बाद कम करना शुरू करती है। तो इससे भी बहुत बार मेरे पास जो लोग आते हैं वो पहले डर के आते हैं कि अरे, क्या हमें हमारी स्किन डिसीज़ पहले बहुत फ्लेयर अप तो नहीं हो जाएगी, उसके बाद ठीक होना शुरू होगी। यही मेन भ्रांतियाँ हैं जो लोगों में प्रचलित हैं। अब बात करते हैं उस धारणा की जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था, कि होम्योपैथी एक्ट स्लोली। और अक्सर ये सुनने में आता है, इनफैक्ट मुझे भी ऐसा लगता है होम्योपैथी के बारे में, कि वो वाकई ही धीमे काम करता है। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या ये सच है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों? देखिए, ये
एक तरीके का मिथ ही है, जो लोगों के अंदर ये भ्रांति काफ़ी फैली हुई है। इसको ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा नॉलेज देना चाहूँगी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीज़ेज़। जैसे जो बेसिकली जो हमें मेडिकल स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो 3 तरीके की बीमारियाँ होती हैं। पहला होता है एक्यूट, जो कि रीसेंट ओरिजिन है, जैसे कि अ डे और 2 और अ वीक में भी। और सेकंड होता है सब एक्यूट, जो कि विद इन 6 वीक्स, पिछले 6 वीक्स में उसका ओरिजिन हुआ होता है, 1 से डेढ़ महीना आप रफली मान के चलिए। और थर्ड होता है क्रॉनिक डिसीज़ व्हिच इज़ 6 वीक्स एंड बियॉन्ड। वो कुछ भी हो सकता है, 2 महीने, 1 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है, या कभी-कभी लोगों को सिंस बर्थ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ टेंडेंसीज होती हैं फॉर एग्जांपल। तो उसके हिसाब से हमारे को सेट गाइडलाइंस, हमारे जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी हैं डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उन्होंने हमें सेट गाइडलाइंस दी हुई हैं कि एक्यूट का मैं आपको अब शुरू करती हूँ। जैसे कि एक्यूट केस में हम फ्रीक्वेंट स्मॉल रिपीटिशंस करके पेशेंट को बहुत जल्दी आराम दे सकते हैं। उसकी एक शर्त ये है कि वो दवाई एक्यूरेट होनी चाहिए। अब वो दवाई एक्यूरेट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब एक प्रोफेशनल डॉक्टर पेशेंट से सिम्टम्स पूछ रहा है, तो वो बेझिझक होके अपने आराम से खुल के सिम्टम्स बताए, क्योंकि सिम्टम्स मैच करना होम्योपैथी का की कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। तो वो ये नहीं सोचे कि क्या उसके कुछ सिम्टम्स बताने से ये केस ये केस पे क्या असर डाल सकता है, क्योंकि होम्योपैथी डज नॉट एक्ट लाइक एलोपैथी। ये बिल्कुल अलग रहता है। तो बारीक बारीक सिम्टम्स में डिफरेंस, कि आपको थर्स्ट कैसे लग रही है, क्या आपको थर्स्ट एक बार में आप एक एक ग्लास पानी पी रहे हो, या आपको थर्स्ट एक बार में आधा ग्लास की लग रही है, इतने छोटे छोटे सिम्टम्स भी अगर डिफरेंट हो जाएं, तो हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन चेंज हो सकती है। तो ये हो गया एक्यूट का। और क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं वो टंग के थ्रू एक्ट करती हैं, टंग में जो नर्व्स होती हैं, नर्व एंडिंग्स, उसके थ्रू ही वो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथी बहुत फटाफट एक्ट करती है, जल्दी एक्ट करती है, अगर दवाई सही हो तो। अब मैं सेकंड जो मैंने बताया कि जो सब एक्यूट डिसीजेज होती हैं, फॉर एग्जांपल 1 से डेढ़ महीने के ड्यूरेशन में जो स्टार्ट हुई होती हैं, उनमें भी मैक्सिमम 6 to 7 डेज में अगर दवाई सही है तो पेशेंट को पूरा आराम आ सकता है, और आता भी है। मैं अभी उसकी एक केस भी आपको बताऊंगी, जल्दी ही शेयर करूंगी। और क्रॉनिक डिसीज़ में मेनली हमारे जो होम्योपैथी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बोला है कि 1 साल पुरानी अगर डिसीज़ है तो उसको 1 महीने में उसको आराम आएगा। सो रफली अगर 10 साल पुरानी डिसीज़ है तो वो 10 मंथ्स लगेंगे। हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि 10 महीने तक पेशेंट को बिल्कुल आराम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको पूरा क्योर होने में अप्रॉक्सीमेटली 10-11 महीने लग सकते हैं। बाकी ये बहुत सारी और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेशेंट कंप्लायंस नहीं है, कि हम उसको बोल रहे हैं, एक जैसे सोर थ्रोट का केस है, रेकरेंट सोर थ्रोट है किसी बच्चे में या किसी एडल्ट में, एडिनॉइड्स का केस है, या कुछ भी ऐसा केस है जिसमें सिम्टम्स गले खराब से स्टार्ट होते हैं और वो प्रोग्रेस कर जाता है फीवर में, या कोल्ड में, या साइनसाइटिस में, साइनसेस पूरे ब्लॉक हो जाना, ये सब। तो उसमें अगर हम पेशेंट को ये बोल रहे हैं कि आप कुछ टाइम तक कुछ ट्रिगर्स अपने अवॉइड करिए, जैसे कि अगर आपको खट्टा खाने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ठंडा खाने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वो अवॉइड करिए। लेकिन वो पेशेंट छुप छुप के, डॉक्टर से छुप छुप के कुछ कुछ चीज़ें खा लेता है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो पेशेंट कंप्लायंस भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर वो आके हमें फर्स्ट फॉलोअप में या सेकंड फॉलोअप में बताएंगे कि हम तो आपकी दवाई भी खा रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा। फिर उनसे क्लोज इंटेरोगेशन पे ये पता चलता है कि उन्होंने वो ट्रिगर फैक्टर्स भी ज़रूर से वो कंटिन्यू उन्होंने करे हैं और दवाई भी खाई है। तो उस केस में वो डॉक्टर को या होम्योपैथी को एज सच ब्लेम नहीं कर सकते। अब क्रॉनिक डिसीज़ में भी इस तरीके के बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक एक्यूट केस का एग्जांपल बताऊं, जो रिसेंटली कल ही मेरे साथ एक्चुअली हुआ। कि हमारे लेन में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है,
तो वहाँ का एक जो वर्कर है वो मेरे पास आया कि डॉक्टर मेरी वाइफ़ के एब्डोमेन में बहुत तेज़ पेन हो रहा है और उन्होंने बोला कि क्या मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, इमरजेंसी में ले जाऊँ? तो मैंने कहा नहीं, लेट मी हैव अ लुक फर्स्ट। तो मैं वहाँ पे गई, उनसे मैंने सिम्पटम्स पूछे, पेशेंट दर्द में कराह रही थी, उसको ऑलमोस्ट कल सुबह से, मतलब आई विजिटेड हर एट अराउंड 11 एएम, जबकि उसको 7 बजे से सुबह से पेन बहुत तेज़ हो रहा था। तो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री ली हमने 1-2 मिनट की, मतलब चेक करा उसको कि कोई एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन तो नहीं है कि वाक़ई इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो वो नहीं लगा। उसके बाद उसको दवाइयाँ देनी शुरू करी, डिवाइडेड डोज़ेज़ में दवाई देती गई मैं, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे में रिपीट करके। तो विदिन 1 आवर उसका ये फ़ोन आ गया मेरे पास कि 50% रिलीफ़ हो गया है। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना इमरजेंसी में ले जाने का जो फैसला था वो भी कैंसिल कर दिया कि ठीक है। देन दे वेटेड फॉर मोर टाइम और विद इन 3 आवर्स वो पूरी पेन फ्री हो गई। और वो आज भी सुबह अगर मैंने उनसे पूछा कि अब आप ठीक हो, तो वो ठीक ही हैं तब से। बट अब इसमें भी हमने उनको जैसे आगे एडवाइस करा कि आप ये पेन एपिसोड ठीक हो जाए, फिर आप अल्ट्रासाउंड एक अपना फुल होल एब्डोमेन का वो भी करा लीजिएगा, बिकॉज अंदर क्या चल रहा है ये हम अनलेस एंड अनटिल द सिम्टम्स आर वेरी प्रोमिनेंट किसी डिसीज के, किसी इन्फ्लेमेशन के, हम नहीं बता सकते। तो हमने अल्ट्रासाउंड के लिए भी उनको अब एडवाइस करा। अब ऐसे ही एक एक और केस है जो सब एक्यूट केस का, जिसका मैंने बात करी कि ही इज़ अ लॉयर और उनको अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 आवर्स रोज़ कॉल पे रहते हैं। वो अपने क्लाइंट से बात करना या जो भी उनके सब काम है उसमें वो काफ़ी टाइम अपना फ़ोन पे डिवोट करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले कांटेक्ट किया और ये बोला कि मुझे वन साइड ऑफ द हेड में बहुत पेन हो रहा है और मुझे नींद आए जा रही है। मतलब वो फोकस ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या, कैसे मैं करूं, कैसे मैं कॉल्स करूं, उनको बोलने में भी हेडेक बढ़ रहा था। तो उनसे भी मैंने जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि ट्रिगर फैक्टर क्या था। उनका कुछ पर्सनल इश्यूज थे अपने नेबर्स के साथ, जिसकी वजह से उनका ट्रिगर हो रहा था हेडेक, उस टाइम से उनका स्टार्ट हुआ था। तो होम्योपैथी में कॉज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ अभी के जो सिम्टम्स प्रिवेलिंग से, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कॉज भी। तो हमने सारा केस एनालिसिस करके ये देखा कि एक मेडिसिन लिक्विड में मैंने उनको दी और उनको बोला कि इस तरीके से आपको रिपीट करनी है। और वो मेरे पास आने से पहले रेप्यूटेड अपने फैमिली फिजिशियन से भी मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन वो जब तक वो पेन किलर का असर रह रहा था उनको हेडेक में रिलीफ था। जैसे ही वो पेन किलर का असर वेन ऑफ कर रहा था, उनको हेडेक रेकर कर रहा था। बट so I told him to stop all the painkillers once I started with my medicine, and then within 5 to 6 days he was completely fine. And वो दिन से आज का दिन में भी, मतलब मैं जब भी उनसे फॉलो अप करती हूँ या वो मुझे अप्रोच करते हैं किसी और डिसीज़ के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो यही बोलते हैं कि हाँ, अब वो हेडेक की कंप्लेंट उनको रेकर नहीं कर रहा है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि होम्योपैथी किस तरीके से एक्ट करती है। अगर मेडिसिन करेक्ट है तो होम्योपैथी को एक्ट करने में कभी कभी एलोपैथिक से भी कम टाइम लगता है। अभी आपने कुछ एक्यूट डिजीजेस के बारे में बात करी और ऐसे कई बीमारियां हैं जिसमें दूसरी जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं उनमें कहा जाता है कि सर्जरी अनअवॉइडेबल है। होम्योपैथी फिजिशियंस उसके बरक्स ये एडवाइस करते हैं कि ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के भी पॉसिबल है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट गलत है या नहीं, एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस अप्रोच? अ, देखिए, सर्जरी एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पे काफ़ी लाइक इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक फॉर दैट मैटर। और मैं इसमें ये भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत बार पेशेंट का खुद का एक अप्रोच रहता है कि अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर मना कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई डिसीजेस, कुछ कुछ डिसीजेस हमारे टेक्स्ट्स में मेंशन्ड हैं विच डू नॉट रिक्वायर सर्जरी। तो इनको हम आम भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि ये स्यूडो सर्जिकल डिसीजेज हैं।
कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि वॉट्स हो जाते हैं, या फिर एडिनॉइड्स एनलार्जमेंट बच्चों में हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस बच्चों में हो जाता है, या फिस्चुला इन एनो जो रेक्टम में हो जाता है। ये सारी कुछ ऐसी डिसीजेस हैं जिसमें हम आराम से सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, गिवन दैट द पेशेंट फॉलोज होम्योपैथी अच्छे से, प्लस जो भी उसको इतनी देर नहीं हुई हो जब वो हमारे पास आया हो, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं पहले हम उन पे ध्यान देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एडिनॉइड्स का एग्जांपल दिया, तो एक रीसेंट केस है जो 4-5 जो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 5-6 मंथ्स पहले आया, और वो 6 साल का बच्चा है। तो वो मल्टीपल ईएनटीज़ को दिखा के आया मेरे पास, और सब ने उसको बोला था कि आप अपने एडिनॉइड्स रिमूव करवाओ, और एडिनॉइड्स के साथ-साथ टॉन्सिल्स भी रिमूव करवाने होते हैं। क्योंकि उस बच्चे की मेन प्रेज़ेंटेशन ये थी कि उसको हर 1 हफ़्ते में, हर 10 दिन में क्रॉनिक कफ़ डेवलप हो जाता था, जिसके लिए वो एंटीबायोटिक्स लेता था। उससे उसकी भूख ख़राब हो जाती थी, वो डल रहता था और काफ़ी लेथार्जिक रहता था। तो उसकी बेसिकली जो पूरी ग्रोथ एक थी वो हैम्पर हो रही थी। तो हमने जब उसका पूरा केस लिया, उसके बाद ईएनटी रिपोर्ट्स देखी, तो जो ईएनटी उसको इन क्रॉनिक टॉन्सिलर एनलार्जमेंट और एडिनॉइड्स एनलार्जमेंट के साथ-साथ फर्स्ट डिग्री हियरिंग लॉस भी था, जो कि इस बीमारी में एक आम बात है, हो जाता है बच्चों में। पर उससे उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुए, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करा और ट्रीटमेंट शुरू करा। तो मैंने उन्हें समझाया कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि थ्रोट एग्ज़ामिनेशन पे आपको इमीडिएटली टॉन्सिल्स एकदम कम हो दिखें, या किस तरीके से अप्रोच रहेगी वो ये है कि अभी आफ्टर स्टार्टिंग विद माय ट्रीटमेंट वो बच्चा बीमार पड़ता है, उसको कफ होता है, उसको कोल्ड होता है, उसको कभी-कभी ईयर पेन भी हुआ है। वो ऑलमोस्ट वन टाइम ही हुआ है उसको ईयर पेन, जो कि पहले वो इतना फ्रीक्वेंटली होता था कि वो रात-रात में अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास लेकर भागते थे। तो केस कैसे सुलझने की ओर चला, वो ये कि उसके जो अब एपिसोड्स होते हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। उसको अब नेब्यूलाइज़र नहीं लेना पड़ता, और जो कफ़ अगर उसको हुआ भी तो वो विदिन 3 टू 4 डेज़ ठीक हो जाता है, और उसमें उसकी एपेटाइट ठीक रहती है, उसकी भूख-प्यास बिल्कुल ठीक रहती है, और वो बच्चा एक्टिव रहता है। तो ये सटल चेंजेस होते हैं जो हमें एक पेरेंट को, या अगर वो एडल्ट पेशेंट है तो उसको समझाने होते हैं कि ये क्या-क्या चेंजेस आपको देखने हैं, अगर आपको पता चल रहा है कि क्योर हो रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स बढ़ जाते, या फिर वो ठीक ही नहीं होता, या उसको अभी भी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती, नेबुलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती, वो होम्योपैथी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, लेट्स से, तब मैं ये केस रिफ्रैक्टरी मानती। लेट्स से आफ्टर गिविंग हिम 6 मंथ्स ऑफ क्योर, 6 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट, अगर वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, देन आई वुड हैव डेफिनेटली सजेस्टेड हिम कि आप या तो किसी और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, या फिर आप सर्जरी करवा लें। तो ये एक एग्जाम्पल है सर्जरी का। और ऐसे ही फाइब्रॉइड्स के केसेस में भी बहुत बार ऐसे होता है कि जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दे एडवाइस कि फाइब्रॉइड्स रिमूव करवा लो, हिस्टेरेक्टमी करवा लो। तो यूट्रस रिमूवल अगर तो पेशेंट अपने मेनोपॉजल स्टेज से आगे जा चुका है, लाइक 45-50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप की कोई है एक फीमेल, तो ठीक है कि आप यूट्रस रिमूवल करवा लो, बिकॉज उसके साथ इनएविटेबली दे ऑल्सो रिमूव दी ओवरीज। तो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस उसकी वजह से डेवलप हो जाते हैं। तो उसमें भी अगर तो फाइब्रॉइड का साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो हम उसको होम्योपैथी से आराम से ट्रीट कर सकते हैं, और हम पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स देखकर, उनके हार्मोनल प्रोफाइल देखकर, और अगर नहीं हुए हुए हैं तो हम ही एडवाइस करते हैं कि आप ये सारी जांच कराइए और फिर हमारे पास आइए। फिर अगर जब हमारे को लगता है कि हाँ जी इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, तभी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यही 2 केसेस हैं
2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम लोग सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। हाँ जी, एक और है मुझे अभी याद आया कि वॉट्स का केस। तो ये मेरे पास अराउंड 4 टू 5 इयर्स पहले आया था एंड शी वाज़ अ फीमेल हैविंग वॉट्स ऑन बोथ द एल्बोज़ और वो मल्टीपल टाइम्स उन वॉट्स को कॉटराइज़ करवा चुकी थी, लेकिन वो रीअपीयर हो जाते थे। तो वो परेशान होके हमारे पास आईं, उन्होंने बात करी, सारा हमने केस लिया और उनको वॉट्स थे अप्रॉक्सिमेटली 2.5 साल से, 2.5 ईयर्स से। लेकिन फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा और वो विदिन 5 टू 6 मंथ्स सारे वॉट्स डिसअपीयर हो गए एंड अब वो अप्रॉक्सिमेटली ये बात 3 से 4 साल पुरानी है और अभी भी वो हमसे मेडिसिन अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लेती हैं, तो शी इज़ कम्प्लीटली फाइन, देयर इज़ नो रिकरेंस ऑफ वॉट्स। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। ऐसे ही एक रीनल स्टोन का केस है जो मेरा पब्लिश्ड केस भी है। उसमें भी एक ये 11 का यूरेथ्रल स्टोन था। तो ही वाज़ अ ड्राइवर बाय प्रोफ़ेशन। तो वो हमारे पास आए थे और उन्होंने बिल्कुल वो तड़प रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन में पेन हो रहा था, बर्निंग हो रही थी बहुत सिवियर और उनको 1 वीक से ये सारे सिम्पटम्स हो रहे थे, लेकिन वो थोड़ा इग्नोर कर रहे थे कि चलो शायद मुझे थोड़ा-सा यूटीआई होगा या मतलब ही डिड नॉट सस्पेक्ट अ स्टोन इम्पैक्टिंग हिज़ नेफ्रो सिस्टम यूरिनरी एरियाज़ में। तो हमने उनकी अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनके यूरेथ्रा में 11 का स्टोन है। तो उनसे भी हमने हिस्ट्री ली जल्दी से एंड मेडिसिन डिवाइडेड डोजेज़ में जल्दी देनी शुरू करी, फ्रीक्वेंट रेपिटिशंस करे एंड विदिन 4 टू 5 डेज़ वो उन्होंने उनका स्टोन बाहर आ गया। तो उसमें भी देखिए हमने उसमें भी कोई स्टोन की होम्योपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है। जो पेशेंट है जिसको स्टोन है या जो पेशेंट है जिसको फाइब्रॉइड है, उसका पूरा केस लेकर जो हम एक वर्कअप करते हैं, केस का वर्कआउट करते हैं, फिर जो हम मेडिसिन निकालते हैं, वो ही एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है जो कि होम्योपैथी में एक्ट करेगी। और इसी के यही एक रिजल्ट है कि ऐसे ये 3-4 जो सर्जरीज़ हैं, वो अवॉइड हो गई। बच्चों के तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको ये टॉन्सिलर एनलार्जमेंट होता है या एडिनॉइड्स वाले भी जिनमें अच्छा रिजल्ट है। अब मैं एक और आपके साथ केस शेयर करना चाहती हूँ जो कि अभी मेरे पास जनवरी से आ रहा है। उस बच्चे का एडिनॉइड्स ऑलरेडी रिमूव्ड हैं, ठीक है? उन्होंने हमारे पास जब अप्रोच हमें करा उस टाइम तक उनका एडिनॉइड्स का ऑपरेशन हो चुका था। बट उसके बाद भी उनको ये कफ वाले सिम्पटम्स बहुत रहते थे उस बच्चे को। शी इज़ अ 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड शी स्टिल स्टार्टेड टू हैव लॉन्ग एपिसोड्स ऑफ कफ जिसमें बहुत सारा म्यूकस प्रोडक्शन होता था, उनको नेज़ल डिस्चार्ज होता था, ईयर्स में से भी उनको मतलब पेन होता था, तो पूरा बेसिकली पूरा क्लॉग हो जाता था। तो जनवरी, फ़रवरी, मार्च उन्होंने इसी तरीके से देखा कि एंटीबायोटिक्स ली, ये करा, जहाँ से उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। फिर मई में वो मेरे पास आई हैं, तो मई से हमने जब मेडिसिन स्टार्ट करी, तो उसके बाद से उनको अभी तक सिर्फ़ 2 टाइम्स कफ़ कोल्ड का एपिसोड हुआ। वो भी 6 टू 7 डेज़ चला, लेकिन उसमें उसके सिम्पटम्स इतने सिवियर नहीं थे। उस टाइम पे उस बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे थे, लेकिन वो नेज़ल डिस्चार्ज थोड़ा-थोड़ा सा जो उसको हो रहा था और कफ़ हो रहा था, पर इतना कंटिन्यूअस कफ़ नहीं था जो पहले के एपिसोड्स में उसको हुआ था, जो जनवरी ऑनवर्ड्स मैं बात कर रही हूँ। तो उसका वो टाइम सही से कट गया और उसने होम्योपैथिक मेडिसिन ऑलमोस्ट 4 टू 5 डेज़ तक ली। वो एक्यूट मेडिसिन ये अलग होती है, क्रोनिक मेडिसिन जो हम उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए चला रहे थे, वो अलग थी। तो वो स्टॉप करके एक्यूट केसेस में न्यू मेडिसिन दी जाती है, व्हिचएवर मेडिसिन इज़ सूटिंग द सिम्पटम्स, द रिसेंटली डेवलप्ड सिम्पटम्स, और इस तरीके से एक्यूट में मेडिसिन काम करती है। तो ये है बेसिकली अबाउट सर्जिकल एंड स्यूडो सर्जिकल डिसीज़ेज़। जहाँ पे हमें लगता है कि ये बीमारी बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती, वहाँ वी डू नॉट फील एनी शेम टू रेफर द पेशेंट टू सर्जन। डॉक्टर सोमा, ऐसी कई मेडिकल सिचुएशंस हैं जिनके इलाज में होम्योपैथी और जो मेडिसिन की जो दूसरी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर सकूँ, कॉन्फ्लिक्ट है। और इस इंटरव्यू के लिए जब मैं
प्रिपरेशन कर रहा था, तो जो कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी, जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आया, तो इनफर्टिलिटी उनमें से एक है। तो क्या होम्योपैथी के पास इनफर्टिलिटी का सही ट्रीटमेंट है? देखिए, इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा टॉपिक है जो पहले आम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, ऐसे रिप्रोडक्टिव एज वाले कपल्स आते हैं जो बोलते हैं कि हम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का और हमें बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हम। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कभी कभी सोसाइटी में प्रेशर रहता है या कुछ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि अगर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विच दे थिंक दैट दे शुड कंसीव इन, दे आर अनेबल टू कंसीव, और वो इस प्रेशर में डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो हमें उनको जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। तो इनफर्टिलिटी बेसिकली इट्स द इनएबिलिटी टू कंसीव विद इन 2 years ऑफ ट्राइंग टू कंसीव। तो इनफर्टिलिटी के भी दो टाइप्स हैं। पहला है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जिसमें कि कपल्स साथ रहते हुए भी एंड विद नो प्रोटेक्शन ही और लाइक दे आर नॉट एबल टू कंसीव, ठीक है। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में कि कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इन द एब्सेंस ऑफ पोस्टपार्टम एमेनोरिया, कि पहले जो जो प्रीवियस प्रेगनेंसी के बाद जो बॉडी में हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं उसकी वजह से जब पीरियड्स हो ही नहीं रहे तो कंसीव नहीं कर पा रहे, या इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के की डेफिनेशन बेसिकली। तो इनफर्टिलिटी में मेरे पास कुछ एक डेटा भी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग अभी रिसेंट डेटा है कि आजकल क्यों इनफर्टिलिटी इतना बढ़ रही है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और इंडिया में उसकी कितनी प्रेवलेंस है, ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी कितनी प्रेवलेंस है। तो उसके बारे में आई जस्ट गाइड यू, आई जस्ट शेयर दोज थिंग्स विद यू। तो डब्ल्यू के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 in every 4th couple इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। India alone has approximately 15 to 20 million of cases जो कि इनफर्टिलिटी से परेशान हैं लोग, और 60 to 80 million कपल्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड उनका इतना प्रेवलेंस है। एक एम्स रायपुर में भी ये स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया कि मेंटल डिसऑर्डर्स फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ cases of infertile females, they are suffering from mental disorders। तो इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक तो पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि फर्टाइल पीरियड क्या है, उसको कब ट्राई करना है जिससे मैक्सिमम चांसेस ऑफ कंसीविंग हो सकते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि उसकी भी नॉलेज होती नहीं है एंड दे आर जस्ट डेस्परेट टू हैव अ चाइल्ड विदाउट हैविंग प्रायर नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। सेकेंडली डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, मेटर्नल ओबीसिटी का रहता है। सो ऐसा भी देखा गया है कि इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, उसमें होमोसिस्टीन एक हार्मोन है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और एएमएच का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो एएमएच तो एंटी मलेरियन हार्मोन हो गया, ये भी स्ट्रेस के कारण भी बढ़ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ये बढ़ जाता है। और सेकेंडली जो मैंने आपको बोला होमोसिस्टीन, दिस इज प्योरली अ मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशंस में हम पेशेंट को मतलब एक जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस विच आई विल बी शेयरिंग विद यू सून, उसके अलावा हम ये भी बताते हैं कि आपको डाइट कैसी लेनी है, आपको अपना बॉडी वेट कैसे मेंटेन करना है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना है। अब इसी बात पे अगर मैं आपसे ये शेयर करूं कि एक तो कारण हो गया फीमेल इनफर्टिलिटी, एक कपल के ना कंसीव कर पाने का, एक मेल इनफर्टिलिटी भी रहता है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी में जो मेन कॉजेज़ होते हैं वो ये है कि या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे नाइसीरिया एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू कुछ इन्फेक्शन हो गया है, और उसके कारण
ट्यूबल ब्लॉकेज या ट्यूबल एडहीजन्स बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है कि यही एक कॉज होता है कि ट्यूब्स जो होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, दे गेट ब्लॉक्ड ईदर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और पहले उनको कभी ना कभी टीबी की, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस की एक रही होती है हिस्ट्री। तो ये एक रीज़न हो गया। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ पीसीओएस, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो इनफर्टिलिटी में जो हार्मोनल वर्कअप हम करवाते हैं, उसमें जैसे कि हार्मोन्स हो गए एएमएच, एफएसएच, एलएच रेशियो, और प्रोलैक्टिन है, ईस्ट्राडियोल है, ये सारे तो हार्मोन्स होते हैं। ये भी देखा गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म भी इनफर्टिलिटी और पीसीओएस के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और उसके अलावा एक जो टेस्ट होता है विच इज़ हिस्टेरो लैप्रोस्कोपी, the next advanced thing which we use is hysterosalpingography, HSG। तो HSG एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें एक प्रोब के थ्रू हमें सब कुछ दिख जाता है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं या क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी का। तो एक मैं आपके सामने एक और एक चीज़ बताऊं कि ये भी एम्स रायपुर की ही स्टडी है, जिसमें हिस्टेरो लैप्रोस्कोपी में ये देखा गया कि 74% ऑफ विमेन दे हैड नॉर्मल नॉर्मल टेस्ट, मतलब उसमें कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं थे, कोई एडहीजन्स नहीं थे, स्टिल द फीमेल वाज नॉट एबल टू कंसीव। तो इनको हम बोलते हैं इडियोपैथिक कॉजेज, कि हमें कॉज ही नहीं समझ आ रहा। उनकी हार्मोनल प्रोफाइल सारी नॉर्मल है, उनकी हिस्टेरो लैप्रोस्कोपी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी दे आर नॉट एबल टू कंसीव। और अब अगर हम बात करें मेल इनफर्टिलिटी की, तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जिसमें 30 इयर्स का एक ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसमें देखा गया कि मेल इनफर्टिलिटी में स्लीप डिप्राइवेशन का एक बहुत मेजर रोल रहता है। तो स्लीप डिप्राइवेशन क्या एग्जैक्टली कॉज करता है कि कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको लेवल उसका अप हो जाता है। स्लीप, अगर क्रॉनिकली किसी की स्लीप डिस्टर्ब है, किसी मेल की डिस्टर्ब है, उसकी वजह से जो टेस्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है, वो कम हो जाता है, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू, लाइक दैट कपल इज नॉट एबल टू कंसीव। तो ये एक मेजर मतलब एक रीज़न रहता है इनफर्टिलिटी का। तो हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल दोनों कॉजेज़ देखी जाएं, कि जितना इम्पॉर्टेंट एक फ़ीमेल को असेस करना है एक इनफर्टाइल कपल में, उतना ही इम्पॉर्टेंट एक मेल को भी असेस करना है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीसीओएस भी एक बहुत मेजर रीज़न रहता है इसमें, infertile में after tubal blockage, the most important thing is PCOS। तो PCOS is does also mean that polycystic ovarian syndrome। तो इसमें एक ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। डाइट मॉडिफिकेशन, पीसीओएस बेसिकली अमाउंट्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी, मतलब कि डायबिटीज़ भी होने के पीसीओएस फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें इनफर्टिलिटी के लिए पीसीओएस को भी पहले ट्रीट करना चाहिए, अंडरलाइंग पीसीओएस कंडीशन को ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे चल पाते हैं। तो पीसीओएस के लिए जो मेडिसिन दी जाएंगी, उसके अलावा उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। एंड देयर इज़ नो वन डाइट विच फिट्स ऑल। अगर जब हमारे पास पेशेंट आता है, तो हम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी बिल्ड कैसी है, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, सब कुछ एनालाइज करके देख के ही हम पीसीओएस की भी उसको डाइट मतलब देते हैं मेडिसिन के अलावा। फिर पीसीओएस में एक ट्राइग्लिसराइड ग्लूकोज इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, जिससे एक बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी की बात पता लगती है कि फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स, ये आइडियली 4.5 से कम होने चाहिए। अगर ये 4.5 से ज़्यादा हैं, तो दैट पर्सन, दैट फीमेल इज़ वेरी मच लाइकली टू हैव अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऑल्सो।
पीसीओएस अगर मैं बोलूँ तो पीसीओएस के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि ओबेसिटी बहुत उसमें मार्क्ड होती है। देन देयर इज़ हेयर रिसेशन, स्कैल्प पे हेयर कम होने लगते हैं, मार्जिन्स थोड़ी पीछे हो जाती हैं और इधर-उधर जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत हो जाती है या बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उन फीमेल्स में बिकॉज़ एंड्रोजन्स जो होते हैं, जो आइडियली मेल हार्मोन्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी पीसीओएस में ज़्यादा हो जाती है। तो एंड्रोजन्स की वजह से बहुत पस्ट्यूलर एक्ने भी उनको देखने को मिलते हैं। देन उनमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी बहुत देखने को मिलती हैं कि जो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप उनकी होती है। तो एक ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट की के लिए जो पीसीओएस, एंड पीसीओएस इज़ ऑल्सो ऑन द राइज नाउअडेज़। तो ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए एक टोटल ओवरऑल हिस्ट्री देखकर उसमें एक मेडिसिन देकर पीसीओएस और इनफर्टिलिटी दोनों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस पे मैं अपना एक केस भी आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस देखा था ड्यूरिंग 2013, जो कि पब्लिश्ड भी है। उसमें उस दैट लेडी वाज ट्राइंग टू कंसीव सिंस पास्ट 2 years और सो, एंड शी वाज अनेबल टू कंसीव। तो उसका भी पूरा जो वर्कअप था, उसको हमने देखा कि उसको सिर्फ थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत थी जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रही थी। लेकिन उसका भी एचएसजी जो है, हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राफी, दैट केम आउट टू बी नॉर्मल। और उसको इतने हार्मोनल इंजेक्शंस तब तक लग चुके थे कंसीव कराने के लिए, बट दे वर ऑल फ्यूटाइल। बट उसके बाद उसने हमारे से ट्रीटमेंट लिया एंड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 3 to 4 months शी कंसीव्ड, और उनकी पूरी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल अनइवेंटफुल निकली एंड शी डिलीवर्ड अ नॉर्मल हेल्दी बॉय। डॉक्टर साहब, अब मेरा सवाल है माइग्रेन पे। और मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं जिनको माइग्रेन की शिकायत है। और लोग अलग-अलग जो दूसरी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, उससे भी वो लोग इलाज करवा रहे हैं। और आपने कहा कि होम्योपैथी के पास भी इसका इलाज है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो माइग्रेन है, हमारा जो आम सर दर्द होता है या जो दूसरे तरीके के सर दर्द है, ये उससे कितना अलग है? और इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया जाए कि आपको जो सर दर्द हो रहा है, वो कोई और सर दर्द है या किसी और वजह से है या वो माइग्रेन है? और होम्योपैथी उपचार जो है, ये माइग्रेन के लिए कितना असरदार है? देखिए, माइग्रेन एक टेंडेंसी समझ लीजिए आप। जैसे कि किसी किसी को कोई टेंडेंसी होती है कि सुबह उठ के छींकें आती हैं, नोज़ थोड़ा-सा निकलता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। एलर्जिक जो टेंडेंसीज़ होती हैं, उसी राइट। तरीके से माइग्रेन भी एक टेंडेंसी है, हेडेक होने का। और उसको जो माइग्रेन से सफ़र कर रहा होता है, उसको कुछ ट्रिगर पॉइंट्स ज़रूर पता होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेन के जो कॉमनेस्ट ट्रिगर्स हैं, वो हैं कि अगर बहुत तेज़ सनलाइट हो जाए या ब्राइट लाइट हो, एक्सेस स्लीप हो, लैक ऑफ स्लीप हो, मेंस्ट्रुएशन में, या बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड हो, बहुत तेज़ साउंड हो उससे, या भीड़ में किसी किसी को माइग्रेन में भी शुरू हो सकता है। सो बेसिकली हेडेक्स के क्लासिफिकेशन होता है, उसी में से एक है माइग्रेन, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट बीमारी है। यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। आपने कहा कि माइग्रेन हुँ, अलग-अलग तरीके के सर दर्द हैं, जो हुँ, आपने कहा कि जो क्लासिफाइड हैं, हुँ, उनमें से एक है। हुँ, हुँ। तो क्या आप थोड़ा-सा प्रकाश आप इस पे डाल सकती हैं कि ये जो बाकी जो दूसरे तरीके के हेडेक्स हैं, वो क्या हैं? ताकि जो लोग देख रहे हैं, उन्हें ये बेसिकली आइडिया हो जाए कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनी अदर हेडेक फ्रॉम विद माइग्रेन। माइग्रेन। सो देखिए, प्राइमरी हेडेक्स हम बोलते हैं, जो कि 3 तरीके के मेन होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट है, वो है टेंशन टाइप हेडेक।
जो कि आपने भी आई एम श्योर काफ़ी फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस किया होगा कि उसमें एक ऐसे टाइटनेस सेंसेशन या बैंड लाइक सेंसेशन हो जाता है, एंड इट हैपन्स इन दिस वे। और वो ऑलमोस्ट डेली या फ्रीक्वेंटली, काफ़ी फ्रीक्वेंटली, मे बी 3 टाइम्स अ वीक और सो भी हो सकता है। वो उसकी जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ नॉट इन कंपैरिजन टू माइग्रेन, दैट इज़ नॉट एनीथिंग। वो बहुत ही मतलब इतना वो डिसेबलिंग नहीं होता है कि आपको आपका काम छोड़ना पड़े। बहुत बार वो लोग जैसे बाम लगा लेते हैं या टाइट से चुन्नी बांध लेते हैं या कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कुछ कर लेते हैं, तब भी उनकी वो टेंशन हेडेक बेटर हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड माइग्रेन में जब तक, अगर एक पर्सन को शुरू हुआ है, वो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स ना ले या फिर वो अपना ट्रिगर एकदम से छोड़ ना दे और अंधेरे कमरे में लाइट से दूर जाके और बिल्कुल साउंड से दूर जाके आराम ना करने लग जाए या सो जाए या उसको कभी वॉमिट आ जाए, तभी माइग्रेन का दर्द बेटर होता है। इट कैन ऑल्सो टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 days फॉर अ माइग्रेन हेडेक टू सेटल डाउन। तो वो आपको मतलब आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बहुत हैम्पर करता है। इसीलिए माइग्रेन का इतना लोगों में डर है। माइग्रेन के जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए वो दो दो तरीके से माइग्रेन हो सकता है। एक होता है विद ऑरा, एक होता है विदाउट ऑरा। ऑरा मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो सेंसिटिविटी लगेगी अपनी बॉडी में, जैसे आपको आंखों के आगे जिगजैग सी लाइंस दिखेंगी, या आपको कुछ गेस्ट्राइटिस भी हो सकता है, हल्का सा आपको इन्फ्लेमेशन लग रहा है कि आपको एसिडिटी अचानक से होने लग गई, उसके बाद आपको हेडेक स्टार्ट हुआ। या आप बहुत तेज़ धूप से आए हैं, आपको थोड़ी सी देर में हेडेक स्टार्ट हो गया, तो वो तो विद ऑरा वाले हो गए। एक जो विदाउट ऑरा में इन सब में से कोई भी सिम्टम ना होते हुए डायरेक्टली बहुत तेज़ थ्रॉबिंग पेन, थ्रॉबिंग मीन्स पल्सेटिंग पेन, जैसे कि ऐसे ऐसे जैसे कि आपको लगेगा ऐसे सिर्फ फटा जा रहा है, वो शुरू हो सकता है। तो वो वाला जो पेन है, वो अगेन ऐसा नहीं है कि माइग्रेन वन साइडेड ही होता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि माइग्रेन भी इट कैन अफेक्ट द एंटायर हेड। ठीक है, तो माइग्रेन में तो आई एम इलाज। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन। तो क्या इसे किसी तरीके का मिसकंसेप्शन कहा जाए कि माइग्रेन सर के अमूमन किसी एक हिस्से में होता है? जी बिल्कुल, मतलब ये पूरे सर में भी पूरे सर में एक भी हो एक ही सकता वक़्त है। में पूरे सर में हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सॉरी, प्लीज़ तो कंटिन्यू। बस उसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक तो वो सबसे ज़्यादा डिसेबलिंग होता है कि आप कुछ भी उस टाइम पे नहीं कर पाएँगे जब तक आपका हेडेक सेटल नहीं होता है। उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वो फ्लक्चुएट भी करता है कई बार। कभी आपको लगेगा कि हल्का-सा कम है, लेकिन आप अपना थोड़ा-सा भी आपने काम करना शुरू करा, वो फिर से बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लोसिव जैसा लगेगा आपको। तो ये एक उसका कैरेक्टर है कि कैसा हेडेक होता है। देन जो बेसिकली माइग्रेन पेशेंट्स होते हैं ना, वो सेंसरी स्टिम्युलाई के लिए भी बहुत ज़्यादा उनका थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाता है कि ये जैसे मुझे हुँ, सेंसरी स्टिमुलाई को सरल भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को जी। समझा सकें, वो क्या है? जैसे मैं बोलूँ कि अगर 2 ट्यूबलाइट्स एक साथ जल रही हैं, जी। तो एक माइग्रेन पेशेंट को ऐसे लगेगा कि ये बहुत लाइट आ रही है और उसको फोटो सेंसिटिविटी हो जाएगी। उसकी आइज़ में उसको ऐसे लगेगा कि वो आइज़ बंद कर ले या कहीं और चला जाए जहाँ पे इतना ब्राइट लाइट नहीं है। तो ओवर द ईयर्स पेशेंट्स ऐसे डेवलप कर लेते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ, उनको हेडेक शुरू होने वाला है। तो माइग्रेन का इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन ट्रिगर फैक्टर्स को कंट्रोल करना। इनिशियली हम हर एक पेशेंट को बोलते ही हैं कि आप ट्रिगर्स, आपको जो पता है कि आपको देर रात को सोने से या आपको बहुत टू मच ऑफ स्क्रीन यूजेज जस्ट इमिडिएटली बिफोर स्लीपिंग, तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। मतलब उसमें स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना, टाइम से खाना खाना, भूखे रहना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर कि किसी को अगर 2 बजे लंच खाने की आदत है और उसने 3 या 4 बजे तक कुछ नहीं खाया, तो माइग्रेन हेडेक कैन सेटल इन। So these are very minute tips which a migrainier patient should understand और triggers avoid करे जब तक उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम एडवाइस ना करें कि अब आप ट्रीटमेंट धीरे धीरे टेपर करके बंद कर सकते हैं।
जो सेकंड हेडेक हमने अभी बात करी उससे पहले कि टेंशन हेडेक, उसमें यह है कि पेशेंट पेन किलर लेगा, सपोज लाइक द कन्वेंशनल वे इन विच एवरीवन ट्रीट्स इट, तो पेन किलर लेगा और आधा एक घंटे में उसको आराम हो सकता है। माइग्रेन में आराम होना इट इज़ इम्पॉसिबल, बहुत बहुत मुश्किल रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसको मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। बट होम्योपैथी में विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स हम मतलब ग्रेजुअली पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम थर्ड टाइप ऑफ हेडेक की बात करें, वो होता है क्लस्टर हेडेक। उसमें दैट इज़ मोर प्रीडोमिनेंट इन मेल्स एंड दैट हैपन्स ऑलमोस्ट डेली इन द मिडनाइट। रात को ही लाइक जस्ट बिफोर मिडनाइट और मिडनाइट में क्लस्टर हेडेक शुरू होगा, जिसमें एक आई के पीछे एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। तो उसमें भी माइग्रेन के लेवल का ही पेन होता है, ऐसे लगेगा कि आँख निकल के बाहर आ जाएगी, इतना तेज़। और उसके साथ साथ नोज़ बंद हो सकती है, आईज़ में से हल्का सा डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये जो क्लस्टर हेडेक है, मैं आपको बताऊं कि ये ट्राइजेमिनल नर्व एक होती है जो ब्रेन से निकल के फेस के आधे पार्ट को सप्लाई करती है, उस नर्व के इरिटेशन की वजह से होता है। सो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेडेक, और इन तीनों का ही होम्योपैथी में अच्छा उपचार उपलब्ध है। और आपने कहा जो तीनों का जो उपचार उपलब्ध है, सो व्हेन यू से उपचार उपलब्ध है, सो दैट इज के इज अ पर्सन गोइंग टू बी ऑन द मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग? नहीं, अ, हमारे में जब वो पेशेंट ठीक होने लगे, हम धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते हैं, डोज को। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट 2 या 3 इयर्स से किसी हेडेक से सफ़र कर रहा है, तो हमने उसे 4-5 महीने मेडिसिन दी, और उसके बीच में हम हेडेक डायरी मेंटेन करवाने को बोलते हैं। और माइग्रेन के लिए तो एक क्वेश्चनर आता है, माइग्रेन डिसीज़ असेसमेंट स्कोर, मिडास करके, उसको हम फिल करवाने को बोलते हैं। तो जब पेशेंट हर एक वीक में हमें अपना एक अपडेट देता है कि इस वीक में मुझे सिर्फ एक बार हुआ, या इस वीक में मुझे नो एपिसोड ऑफ हेडेक, आई डिड नॉट सी एनी एपिसोड ऑफ हेडेक, ग्रेजुअली जब वो चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे वीक्स बीत गए हैं विदाउट एनी एपिसोड ऑफ हेडेक, तो हम मेडिसिन को टेपर करना शुरू करते हैं, और उसको कम करते करते, फॉर एग्जांपल 1 in 2 days, देन 1 in 3 days, ऐसे करते करते हम मेडिसिन को बंद कर देते हैं। और कोई भी रेकरेंस अवॉइड करने के लिए हम पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि वो एवरी 6 मंथ्स हमें आके मिले, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, अगर सपोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन उसके लिए हुई पिछले कुछ महीने में, तो वो हमारे पास आके हमेशा से एक डोज ले सकता है। तब फिर वो मेडिसिन इतनी लंबी नहीं चलेगी, तब वो सिर्फ एक्यूट केस के हिसाब से 1 या 2 डोजेज में ठीक हो सकता है। सो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं चलती है किसी भी हेडेक के केस में। जो है इससे पहले मैं दूसरे सवाल पर आऊँ, और आई थिंक ये आप अपनी बात में भी क्लियर कर भी चुकी हैं कि जो आपने 3 टाइप के जो हेडेक बताए, तीनों का जो है इलाज होम्योपैथी में है। और हमने जब ये कॉन्वर्सेशन शुरू किया था, तो शुरू में एक क्वेश्चन था कि क्या होम्योपैथी स्लो काम करती है? यहाँ पर एक सवाल मेरा अमूमन जो सर दर्द की शिकायत हम लोगों को हर दूसरे दिन रहती है, तो उससे है। तो क्या ऐसे में अगर होम्योपैथी की दवाई ली जाए, तो भी जो पेशेंट है, जो सफ़रर है, वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि कुछ ही देर में मुझे आराम मिल जाए और मैं अपने नॉर्मल ड्यूटीज़ जो हैं वो रिज़्यूम कर सकूँ? देखिए, अगेन जो पेशेंट है उस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर तो वो कोई एक्यूट एपिसोड ऑफ हेडेक है, अगर पेशेंट क्रॉनिक सफ़र नहीं कर रहा है हेडेक से, देन दैट वुड बी काउंटेड इन एक्यूट अटैक ऑफ हेडेक। उसमें विद इन मे बी 1 आवर और 2 आवर्स उसको कंसिडरेबल रिलीफ मिल जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन से। लेकिन अगर वो पेशेंट पहले से सफ़र कर रहा है, बहुत महीनों से सफ़र कर रहा है, और वो ये सोचे कि जब सिर्फ मुझे कभी हेडेक हो मैं तभी मेडिसिन लूँ और उसके बाद मेडिसिन छोड़ दूँ, फिर जब मुझे दोबारा 15 दिन बाद हो तब मैं हेडेक की मेडिसिन लूँ होम्योपैथिक, और फिर मैं छोड़ दूँ,
तो उसके लिए हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसको रिलीफ बहुत प्रॉम्प्टली दिलवा सकते हैं। द रीज़न बीइंग कि उसका एक क्रॉनिक टेंडेंसी है। जब तक वो हेडेक एपिसोड ठीक होने के बाद वो हमसे एक लंबा इलाज नहीं शुरू करे अपनी इस टेंडेंसी को मिटाने के लिए, तब तक उसका एक परमानेंट क्योर नहीं होगा। यानी कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो सर दर्द है वो असल बीमारी नहीं है। सर दर्द क्यों हुआ है, किन कारणों से हुआ है, उसका इलाज अगर किया जाए तो शायद किसी भी तरीके का सर दर्द है वो हट सकता है। बिल्कुल। मतलब सर दर्द का प्राइमरी रीज़न हमें पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और ये भी उसकी हिस्ट्री से हमें पेशेंट की पता चल जाएगा कि क्या ये हैज़ इट बीन प्रेवलेंट सिंस लॉन्ग और देयर आर जस्ट एक्यूट एपिसोड्स ऑफ हेडेक विच ही एक्सपीरियंसेस। तो उसके हिसाब से ही हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं आगे। अब जो मेरा सवाल है, आई थिंक इट इज कॉमनली फाउंड इन एवरी हाउस होल्ड विद नो एज बैरियर, वो है एसिडिटी। और बहुत से लोग तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली शिकायत करते हैं एसिडिटी की। और अमूमन एक ये धारणा भी बनी हुई है, अगेन ये हम लोग आगे वेरीफाई करेंगे क्या ये सही है या गलत है, या पार्टली सही है या पार्टली गलत है। पर बहुत सारे लोग एसिडिटी की अमूमन शिकायत करते हैं कि ज़्यादा तीखा खा लिया। और हम कई बार टेलीविज़न एडवर्टाइज़मेंट्स में भी देखते हैं, जिस तरह से जो है दिखाए जाते हैं टेलीविज़न एडवर्टाइज़मेंट्स कि आपने कुछ ऐसा खाया और उसके बाद आपकी एसिडिटी की जो है उसमें शिकायत हो जाती है। तो एक सवाल ये, जैसे मैंने कहा कि क्या एसिडिटी सिर्फ़ तीखा खाने से होती है, या इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं? और अगर जो है दूसरे रीज़न्स हैं या तीखा खाने से भी अगर होती है, तो होम्योपैथी के पास एसिडिटी के लिए क्या इलाज है? एसिडिटी इज़ नॉट अ डिसीज़, एसिडिटी इज़ अ सिम्टम। ठीक है? तो हम पहले पेशेंट से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। बहुत सारे बहुत सारी डिसीज़ेज़ हैं बेसिकली जिनमें सिमिलर सिम्टम्स हो सकते हैं। अब जैसे हम एक जो मेजर है, पहले हम एसिडिटी को डिस्पेप्सिया बोलते हैं इन आवर मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है? तो डिस्पेप्सिया के 4 मेन रीज़न्स हो सकते हैं। पहला हो गया पेप्टिक अल्सर डिसीज़, दूसरा हो गया गॉल ब्लैडर डिसीज़, थर्ड हो गया एक्लेज़िया कार्डिया, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। ये 3-4 रीज़न्स मेन जो होते हैं। तो डिस्पेप्स जो मेजर रहता है वो रहता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़, ठीक है? एट द सेम टाइम फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी हो सकता है जिसमें एक्चुअली अल्सर नहीं है, अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पेशेंट को डिस्पेप्सिया है। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ पे मैं पहले आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ भी 2 भागों में हम बाँट सकते हैं। पहला है डिओडेनल अल्सर, दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर। तो कोई भी एक अल्सर अल्सर आप लोग समझते होंगे कि एक एक ब्रेक हो गया, जैसे एक स्किन के उसमें एक ब्रेक हो गया है 5 एमएम से ऊपर का, जो कि सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करके एक इस तरीके से एक ब्रेक है। तो वो जैसे कि जो हमारा फूड पाइप होता है या हमारा स्टमक होता है या हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है डिओडेनम, इधर कहीं पे भी अगर कोई म्यूकोजल इंटेग्रिटी ब्रेक हो गई है, दैट इज़ एन अल्सर, ठीक है? अब अल्सर में अ, जो इसके सिम्पटम्स होते हैं, जो डिओडेनल अल्सर जैसे मैंने बोला, तो डिओडेनल अल्सर में टिपिकली जो सिम्पटम्स होंगे, वो होंगे कि एक हंगर फीलिंग वाला जैसे होगा, कि नॉइंग फीलिंग या एक डिस्कम्फर्ट, एक खालीपन-सा पेट में आपको लगेगा, जो कि टिपिकली शुरू होगा 1.5 घंटे के बाद खाने के। जो भी उस पर्सन ने मील लिया है, उसके 1.5 घंटे के बाद शुरू होगा और वो 3 आवर्स तक चल सकता है। सेकेंडली, अगर हम इसको कंट्रास्ट करें गैस्ट्रिक अल्सर से, तो वो यूजुअली होता है एडल्ट्स में ज़्यादा, लाइक 50s 60s में शुरू होता है, और उसमें खाना खाते-खाते ही पेशेंट को एक हेवीनेस लगेगी, नॉज़िया लगेगा और टाइटनेस लगेगा एब्डोमेन में। तो
वो खाना इतना ढंग से खा नहीं पाएगा। इसकी वजह से ही उसको वेट लॉस और भूख भी कम लगना, क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकली मन में हो जाएगा कि अगर मैं खाऊँगा तो मुझे एकदम टाइटनेस लगेगी बॉडी में, और मैं इसकी वजह से खाना कम कर देता है पेशेंट। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। तो इसमें जो एक रिलीफ फैक्टर जो हम बोलें, अगर ड्यूरनल अल्सर में तो पेशेंट बहुत सारा पानी पी ले या कुछ खा ले तो उसको टेम्परेरी रिलीफ आ जाता है। और गैस्ट्रिक अल्सर में उसको खाने से, क्योंकि हमेशा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका एक अलग ही लेवल होता है। अ, अ, और इसको अल्सर्स को हम डायग्नोज एंडोस्कोपी से भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड कॉज आई इसमें वो ये रहती है कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर डिसीज़ है, उसमें भी बहुत सिमिलर सिम्टम्स रहते हैं कि पेशेंट को खाने के बाद यहाँ पर फुलनेस लगती है, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस लगती है, और उसके साथ साथ कभी कभी पेन इतना सिवियर हो जाता है कि वो राइट शोल्डर में या दोनों शोल्डर्स के बीच में बैक में रेडिएट करता है। अगर तो ये सिम्टम्स किसी को भी हैं, दैट मीन्स कि उसको गॉल ब्लैडर डिसीज़ है। और स्पेशली द पेन इज़ एग्रीवेटेड बाय ईटिंग फैटी मील्स। कोई भी अगर वो पूरी पराठे या कोई ऐसी हैवी चीज़ खा रहा है जो डीप फ्राइड है, उसके बाद अगर उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, देन दैट इज़ वेरी मच लाइकली दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर डिसीज़। देन जो थर्ड आता है वो आता है एक्लेजिया कार्डिया और GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो एक्लेजिया कार्डिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को खाना स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको इस वजह से यहाँ पे हेवीनेस लगेगी। तो स्वॉलो करने में जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट होती है सॉलिड से, और उसके बाद फिर वो लिक्विड्स पे भी प्रोग्रेस कर जाती है। और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जो है उसमें क्या होता है कि जो हमारा ईसोफेगस जो फूड पाइप है और स्टमक है, उसके बीच का जो स्फिंक्टर होता है, वो जो कि एसिड को ऊपर नहीं आने देता यूजुअली, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। तो एसिड माउथ में राइज करता है, एसिड के साथ साथ जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स हैं, जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, वो भी राइज करते हैं, और पर्सन को लगेगा कि मुझे खट्टी या कड़वी माउथ में टेस्ट रहता है और खाना भी ऊपर आता है। ये सरल भाषा में हम कह सकते हैं। हमारे को भगवान ने लाइनिंग को, हमारी ईसोफेगियल जो लाइनिंग है और स्टमक लाइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी 3 लेयर्स दी हैं। लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है, जो कि जो मेन कल्प्रिट हम बता रहे हैं, तो गैस्ट्रिक एसिड एसिडिक होता है ऑब्वियसली। तो हम बहुत बार जो पेन किलर्स बिना सोचे ले लेते हैं, जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, NSAIDs, उनकी वजह से ये एसिडिटी अल्कलाइन नेचर में चेंज हो जाती है। तो उसकी वजह से म्यूकस को, जो लेयर है अंदर, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें एसिड के दुष्प्रभाव से बचाती है, वो लेयर खराब हो जाती है धीरे धीरे। इसीलिए बहुत बार ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हम लोग मना करते हैं, जो कि एलोपैथी हो कि होम्योपैथी हो, दोनों ही। ये इनफैक्ट मैं आपसे ये चीज़ इस बात का जिक्र मैं करने भी वाला था, क्योंकि मैंने जैसे एक रेफरेंस पॉइंट रखा था अपने क्वेश्चन में कि कई बार लोग ऐड देखते हैं, ऐड में जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसको एसिडिटी है और वो किसी एक तरीके की मेडिसिन दे रहा है। तो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक जेनरिक मेडिसिन अगर कोई है, या अगर कोई बिना डॉक्टर से सलाह मशवरा किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस इट इज़, वेदर इट्स एलोपैथी और होम्योपैथी, तो बिना डॉक्टरी सलाह के अगर कोई व्यक्ति ओवर द काउंटर जाके वो मेडिसिन खरीदता है, तो क्या वो किसी तरीके का नुकसान कर सकती हैं, या नुकसान ना करे बट वो सिर्फ एक फौरी राहत दे सकती हैं, और असल में जो है बीमारी की जड़ कहीं और है और उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि एक सिंपल डिस्पेप्सिया के कितने सारे रीजंस हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। तो हमें उन तक जाने के लिए एक प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए पेशेंट्स को, ना कि ओवर द काउंटर भाई एक एंटासिड ले लिया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बोलते हैं कि छोटी सी गोली है, हम सुबह उठते ही ले लेते हैं, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है, जो एक एंटासिड वो ओवर द काउंटर लेकर खा लेते हैं।
बट मैं आपको इस बात का बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इससे रिलेटेड है जो बताना चाहती हूँ, दैट इज़ these small pills can cause severe disruption in the absorption of very important nutrients of the body. Calcium absorption, iron, magnesium and vitamin B12 जो कि बहुत important nutrients हैं हमारी बॉडी के लिए, ये छोटी गोलियाँ वो भी प्रॉब्लम करती हैं, उसका एब्जॉर्प्शन में दिक्कत कराती हैं। बहुत बार जो एलोपैथ्स भी हैं वो प्रॉपरली लिख के देते हैं कि ये आप एंटासिड सिर्फ 14 दिन के लिए लीजिए, लेकिन पेशेंट्स को आराम पड़ता है और वो ये काफ़ी महीने अपना लेते रहते हैं बिना देखे, बिना सोचे समझे हुए कि उनको वापस उनके पास जाना चाहिए फॉलोअप के लिए और उनसे प्रॉपर लिखवाना चाहिए। मतलब ये है कि आइंदा भी अगर कभी उनको कोई तकलीफ हुई, एक बार डॉक्टर ने रेफर कर दिया, आइंदा भी तकलीफ हुई तो दूसरी बार वो डॉक्टर से सलाह-मशवरा करने की ज़हमत नहीं उठाएँगे। खुद वो मेडिसिन जो है बिल्कुल, वो लें। बिल्कुल। तो इसके नुकसान भी होते होंगे फिर तो? सेल्फ मेडिकेशन के बहुत नुकसान हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो। तो जिस भी तरफ आप जाना चाहते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल से सलाह करके ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्च्यूनेटली आज हम लोगों की ज़िंदगी का पार्ट बनती जा रही है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई बीमारी या बीमारियाँ हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रीज़न है उनके पीछे वो स्ट्रेस है? और होम्योपैथी में उसका कितना कारगर इलाज मिलता है? जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस एक इंटीग्रल पार्ट ही बन गया है हम सबकी लाइफस्टाइल का। एक 3 ईयर या 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड भी अपने पेरेंट्स को ये बोलता हुआ सुनता है कि बेटा पढ़ लो, हमें स्ट्रेस हो रहा है, आपकी मम्मा, आपके जो टीचर्स हैं वो हमें क्या बोलेंगे अगर आपका इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए या उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए। एंड सिमिलरली तो एवरीवन इज़ डीलिंग विद स्ट्रेस इन हिज और हर ओन वे। लेकिन अगर वो स्ट्रेस आपकी कोई सिम्टम्स को एक्चुअली फ्लेयर अप कर रहा है, देन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये दो बीमारियां हैं, एक है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम और एक है फाइब्रोमाइल्जिया। तो पहले मैं आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के बारे में, आईबीएस जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा बेसिक बताती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पर्सन को एकदम एंजाइटी का कोई अटैक होता है या बाउट ऑफ एंजाइटी होता है, या उसको बताया जाता है कि तुम्हारा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है या 2 दिन बाद तुम्हें आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल करना है। तो उसको उस टाइम से ऐसे लूज मोशंस लग जाएंगे, वो बार बार जाएगा, उसको इनकम्प्लीट सेंसेशन ऑफ डेफिकेशन होगा कि उसको सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है और उसको कोई अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं है, लेकिन उसको एंजाइटी इतना उस पे सुपरवीन करेगी उसके पूरी साइकी को, क्योंकि हम एक तो गट जो होती है हमारी, वो मिनी ब्रेन कहा जाता है। तो अगर हमारी ब्रेन डिस्टर्ब है, ब्रेन किसी वजह से परेशान है, तो हमारे को गट ज़रूर अफेक्ट होता है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें जो आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं कि गट इरिटेट हो गया है, गट में कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी ऐसा कि लूज स्टूल्स रहेंगे, हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट को जाना पड़ेगा, थोड़ा म्यूकस भी पास होगा, और कॉन्स्टिपेशन भी ऐसा कि उसको हार्ड भी हो सकता है मोशन, उसको इनफेक्चुअल भी हो सकता है कि थोड़ा सा मोशन हुआ, हार्ड हार्ड ही है, लूज नहीं है, और फिर भी उसे लगेगा कि बहुत ब्लोटिंग हो रही है, उसको पूरे एब्डोमेन में ऐसा टाइटनेस वाली फीलिंग होगी। और ये सब स्टार्ट तभी होगा जब उसको कोई भी मेंटली ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक केस था जिसमें पेशेंट को जब भी उसके ही वाज लाइक वर्किंग इन एन एमएनसी, तो जब भी उसको उसके बॉस बुलाते थे तो उसको 2 से 3 घंटे लगते थे अपने बॉस को भी मिलने जाने में, कि मैं अभी एकदम से प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, कोई भी अनफोर्सीन सिचुएशन में अगर उसको प्रेजेंट होना पड़े या उसको कोई मीटिंग के लिए जाना पड़े, तो उससे पहले उसको इतनी नर्वसनेस हो जाती थी कि ही यूज्ड टू बी इन द ऑफिस लूप फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, बार 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 बार। फिर वो थोड़ी डीप ब्रीदिंग करके
कुछ अपना कोई मेडिसिन्स लेकर, जो भी उस वो मेरे पास आने से पहले जो भी वो मेडिसिन्स लेता था, उसके बाद वो जा पाता था। तो इस केस से हमने ये मतलब एनालाइज़ करा कि उसकी एंग्ज़ायटी, जो उसका न्यूरोटिक बिहेवियर है, उसको तो हमको कैटर करना ही है। उसके साथ-साथ हम उसको हाई फाइबर डाइट भी लेने को बोला हमने, और उसके साथ-साथ हमने मेडिसिन स्टार्ट करी। और उसका ट्रीटमेंट अप्रॉक्सिमेटली 4-5 मंथ्स चला। उसके बाद ही वाज़ एबल टू फेस ऑल ऑफ दीज़ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वेरी स्ट्रांगली, वेरी ब्रेवली। उसको कोई बॉवल सिम्पटम्स नहीं होते थे। तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट आईबीएस। जो सेकंड हमारा है वो है फाइब्रोमायल्जिया। तो फाइब्रोमायल्जिया भी यूजुअली फीमेल्स में देखने को मिलता है, और जो वो फीमेल होती है, दे आर यूजुअली हाउसवाइफ्स इन द एज ग्रुप ऑफ 30s और 40s, एंड यू नो दे कंप्लेन ऑफ मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स along their upper shoulders, neck, लोअर बैक। यहाँ पे सब जगह पेन होता है, एंड इफ़ वी प्रेस देम, इफ़ वी टच देम, तो उनको बहुत टेंडरनेस होता है। तो वो पेन बहुत एक्सेंचुएट हो जाता है ऑन प्रेसिंग। उसके अलावा उनको यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा बर्निंग यूरिनेशन हो रहा हो, या उनको इनफेक्चुअल यूरिनेशन हो रहा हो कि थोड़ा थोड़ा बार बार, जैसे कि एक यूटीआई जैसी एक स्टेट है, लेकिन एक्चुअली देर इज़ नो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और नो अदर इन्फेक्शन फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक यूटीआई जैसा पिक्चर फॉर्म हो जाता है। उसके अलावा इसमें कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारी स्लीप होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो जो एनआरईएम है, जो सेकंड वाली है, दैट इज़ द डीप स्लीप, जिसमें हमारे बॉडी के टिश्यूज पूरा रिलैक्स होते हैं, और बॉडी को एक कामिंग इफेक्ट और एक रिपेयरेटिव इफेक्ट मिलता है, जिससे हमारी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए पूरी प्रिपेयर हो जाती है। तो उसमें फाइब्रोमाइल्जिया में ये देखा गया है कि इन पेशेंट्स में स्लीप भी, एनआरईएम जो स्लीप है, वो स्लीप भी डिस्टर्ब रहती है। So they have frequent awakenings, or they are, you know, able to not able to sleep after they go off to bed. They lie wakeful for another 2 to 3 hours. So ये disturbances होते हैं, and इसके अलावा उनमें easy fatigability मिलता है, जैसे कि वो बहुत जल्दी tired हो जाते हैं। उनके ब्लड वर्क अगर हम कराएं तो वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। उनको कोई आयरन डेफिशिएंसी या किसी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं भी होती, उसके बाद भी वो इतना थकान महसूस करते हैं। एंड टू डायग्नोज फाइब्रोमाइल्जिया, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन विच वी आस्क इज कि क्या आप जब स्ट्रेस में नहीं होते, फॉर एग्जांपल यू नो यूर इफ़ यू आर आउट ऑन अ वेकेशन, तो क्या आपका फाइब्रोमाइल्जिया सिम्टम्स कम हो जाते हैं? देन दे से यस। सो दैट प्रूव्स कि उनका पूरा स्ट्रेस रिलेटेड ही एक साइकिल चलता है। जब तक स्ट्रेस ज़िंदगी में ज़्यादा है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, उनको ये सिम्टम्स बढ़े हुए रहते हैं। एंड द मोमेंट दे गेट ऑफ देयर रूटीन, और वो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हम लोग उनको बोलते हैं, तो उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, बिकॉज होम्योपैथी एक्ट्स ऑन द एंटायर बीइंग, तो उसमें हम उसके जो माइंड के भी सिम्टम्स लेते हैं, तो उनकी हम एंग्जाइटी या जो भी उनके इश्यूज होते हैं उनको भी एड्रेस करते हैं थ्रू द मेडिसिन। सो दैट्स वाई similarly in IBS as well as in this fibromyalgia, homeopathy acts very well. क्या आपके पास कोई इस तरीके का केस जो आपने लिया हो कि जहाँ पे पेशेंट किसी और बीमारी के लिए आया हो और जब आपने डीप डाइव किया हो उस केस के अंदर तो ये मालूम चला कि इसका रूट कॉज तो स्ट्रेस है, और अगर कोई ऐसा केस है तो आपने उसको किस तरह से फिर ट्रीट किया, या होम्योपैथी में उसको बेसिकली किस तरह से ट्रीट किया जाता है? ऐसा बहुत बार होता है कि पेशेंट कुछ और समझ के आता है, जैसे वो यूटीआई की कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे पास कुछ पेशेंट्स, और फिर हम उनसे और सिम्टम्स पूछ पूछ के जब हम पूरी केस शीट उनकी कंप्लीट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो फाइब्रोमायल्जिया है। And before that they were just being treated for, say, by a neurologist
for their sleep disturbance, or maybe by a by an orthopedic for their pains, aches and pains के लिए. तो फिर जब हम एक कंप्लीट पिक्चर लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये कुछ और है. सिम्टम्स पूरे लेने पर ही ये पता चलता है, और उसी के बाद हम फिर ये डायग्नोसिस फॉर्म करते हैं और होम्योपैथिकली ट्रीट करते हैं. ये मैं ये भी कहूँगी कि एक प्लस पॉइंट है होम्योपैथी का, क्योंकि जो क्लासिकल होम्योपैथी है उसमें मास्टर हैनेमन ने हमें यही सिखाया है कि हम सारे एक डिटेल हिस्ट्री ज़रूर लें पेशेंट को, विच एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग द पेशेंट. द मोमेंट पेशेंट एंटर्स इनटू आवर चेम्बर, वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पेशेंट कि वो किस तरीके से आ रहा है, क्या उसकी चाल में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या उसके हाव भाव में कोई हमें एपरेंट कोई चिंता नज़र आ रही है या कुछ नज़र आ रहा है, या वो पेशेंट सस्पिशियस भी हो सकता है. So many a things we just start by observing, and then we start to ask the patient as well as his accompanying person. जो भी उसके साथ आया है, हम अगर वो कोई उसका कोई स्पाउस है या उसका कोई फैमिली मेम्बर है, तो हम उनसे भी ये चीज़ें कंफर्म करते हैं, क्योंकि बहुत बार जो साइकोलॉजिकल इलनेसेस होती हैं या साइकाट्रिक इलनेसेस होती हैं, उसमें सिर्फ पेशेंट पे भी रिलाई नहीं करा जा सकता. ऐसे केसेस में एक बार जब पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू होती है, तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी लाइफ लॉन्ग चलती हैं, या एक पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड कर सकता है, बट एक समय के बाद जब आप वापस उनको चेक करें और आप कहें कि अब आपको यहाँ से आगे दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, तो ये सिचुएशन सही मतलब ये इज दिस द फैक्ट और द अदर थिंग दैट दे माइट हैव टू rely on the medicines for rest of their lives? देखिए, उनको लाइफ लॉन्ग तो नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन हम लोग कम कर देते हैं. जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, जब पेशेंट को हम सिखा देते हैं कि तुम्हें अपना स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करना है, और वो पेशेंट खुद भी धीरे धीरे, तो उसका जो थ्रेशोल्ड है स्ट्रेस लेने का वो कम हो जाता है. तो वो इतना ससेप्टेबल नहीं रहता कि उसे एक छोटी सी बात भी इतनी डीपली अफेक्ट करे कि ही कम्स अप विद ऑल द सिम्टम्स. तो उसका धीरे धीरे जो उसकी इंटेंसिटी होती है, पेशेंट जो पेन्स की इंटेंसिटी है, या ये अगर हम इसके बारे में बात करें आईबीएस की, तो वो ये एंजाइटी सिचुएशन से भी अगर इजीली निकल जा रहा है तो हम ग्रेजुअली मेडिसिन बंद कर देते हैं. डॉक्टर साहब, अभी जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किया तो उससे पहले आप और मैं कैमरा के पीछे बात कर रहे थे, और मैं आपको अपनी फ्रेंड की मदर की उंगलियों के बारे में बता हाँ रहा जी, था। हाँ जी, हाँ जी. सो आप, आई थिंक आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, जो आपने मुझे बेसिक बताया था, दैट शी इज़ एन ओल्ड लेडी एंड 65 ईयर्स ओल्ड. और आप बता रहे थे कि उनकी फिंगर्स थोड़ा सा, उनके जॉइंट्स डिफॉर्म्ड होने शुरू हो गए जी। हैं, राइट? सो सी, सिंस आई हैव नॉट सीन द केस सो फार, बट जो भी आपका नैरेटिव है उससे यही लग रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है वो. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, जिसमें हमारी ही बॉडी के सेल्स हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. सो दी दोज आर कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीजेज. जैसे कि मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा अगर बात करूं तो एलोपेशिया एरियाटा एक डिसीज़ होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि इट्स यूजुअली प्रेवलेंट इन मेल्स, कि यहाँ यहाँ पर ऐसे पैचेस बन जाते हैं, बॉल्ड पैचेस, बहुत बार. तो जो वो भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है. तो ऐसे बहुत सारे डिसीजेस होते हैं जो ऑटो इम्यून होते हैं. ऑटो इम्यून डिसीजेस में जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो उसका मेन रहता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देना, जो कि अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करना, ताकि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, सीधे भाषा में ऐसा. लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी धीरे धीरे उनका डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी एक रिफ्रैक्शन स्टेज में पहुंच जाती है कि उसके बाद वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उस पर असर नहीं करते हैं. तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की मैं अगर बात करूं तो इसका जो मेन इसमें जो पैथोलॉजी होता है कि ये होता कैसे है, तो
जो साइनोवियम होता है, दैट इज़ जॉइंट स्पेस में एक लिक्विड जैसा होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके अराउंड ऐसे सेल्स हो जाते हैं जो उसको धीरे 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 खाने लगते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बोनी इरोजन्स एज वेल एज मसल इरोजन्स हो जाता है। तो ये इसका बेसिक पैथोलॉजी होती है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। जब पेशेंट उठता है सुबह तो उसको 1 आवर से ज़्यादा उसकी फिंगर्स सीधे नहीं हो पाती हैं, वो ऐसे फ्लेक्स्ड स्टेट में ही रखता है। और तो इनएक्टिविटी के बाद वो ये सिम्टम्स हमेशा बढ़ते हैं। अगर ऐसे हम ज़रूरी नहीं है कि रात का रेस्ट की ही बात हो, अगर वो पेशेंट दिन में भी 3 से 4 घंटे लेटा है और फिर भी वो उठेगा तो उसके हर एक जॉइंट में पेन होगा, स्पेशली शोल्डर्स, एल्बोज एंड रिस्ट्स। और उसकी फिंगर्स भी हैं, अगर फिंगर जॉइंट्स तब तक अफेक्ट हो चुके हैं डिसीज़ में तो वो सीधा नहीं होंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर होती है, पेशेंट कुछ काम नहीं कर सकता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली तो फीमेल प्रीपोंडरेंस इसमें ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 3:1 का रेशियो रहता है फीमेल्स टू मेल का। लेकिन मेरा एक केस स्टडी में अगर आप लोगों को बताऊं तो वो एक मेल की भी है। जी। This male was around 63-64 years of age, and when he came to me he was suffering with rheumatoid arthritis. He was a known case of RA since past 6 years. 6 years पहले उनके धीरे धीरे नीज में शुरू हुआ अफेक्ट होना, उसके बाद उनके हैंड जॉइंट्स और फुट जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि शोल्डर पेन की वजह से रात में वो करवट भी नहीं ले सकते, ही हैज़ टू लाई एब्सोल्युटली स्टिल, और एसी चले तो उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो उनका पूरा हिस्ट्री जब मैंने लिया उसके बाद उनको मेडिसिन दी तो उनका अप्रॉक्सीमेटली 1.5 years ट्रीटमेंट चला। अब ये जो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है इसमें रिलैप्सेस एंड रेमिशंस के फेज आते हैं कि कभी कभी सिम्टम्स रिलैप्स कर जाते हैं। इवन वाइल द पेशेंट इज टेकिंग एलोपैथी द सेम थिंग इज फॉलोड कि रिलैप्सेस एंड रेमिशंस। रेमिशन मतलब जब डिसीज लेटेंट स्टेज में है, बहुत ज़्यादा उसके एपरेंट सिम्टम्स नहीं हैं। तो हमारे में जो ये जब मेरी ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू करी तो उनके रिलैप्सेस कम हुए। फॉर एग्जाम्पल उनको मंथ में 3 टाइम्स 4 टाइम्स इतने सिवियर अटैक होता था दैट ही वॉज बेड रिडन। ये 1 महीने के अंदर 3 से 4 अटैक की आप बात कर रहे हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने जब ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करा मेरे से तो उनके रिलैप्सेस के फ्रीक्वेंसीज कम हो गई। उनको पेन होते थे लेकिन वो, हम अगर वास्ट स्केल पे हम लोग पेन नापते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल की 0 से 10 के स्केल में आपको पेन कितना इंटेंस है, 10 बीइंग द हाईएस्ट एंड 0 बीइंग नो पेन एट ऑल। तो उसमें उनका पेन इंटेंसिटी हम लोग हर फॉलोअप में नापते थे और वो उन्होंने बोला कि इस बार रिलैप्स तो हुआ था लेकिन पेन का इंटेंसिटी कम रहा। सो ही वॉज नॉट बेड रिडन ड्यूरिंग दोज रिलैप्सेस। फिर वो धीरे 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 रेमिशंस बढ़ते गए, रेमिशन का पीरियड बढ़ता गया कि कभी 3 महीने में भी कोई पेन नहीं हुआ। ही वॉज लीडिंग अ पेन फ्री लाइफ। उन्होंने वॉक भी स्टार्ट करी मेरे बोलने पे। उन्होंने अपने डाइट का भी ध्यान रखा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं लें, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हम लोग डाइट का जो भी एज़ पर द पेशेंट हमेशा एडवाइस करते हैं वो ना लें। तो उन्होंने ये सब चीज़ों को अच्छे से इनके साथ कंप्लाई किया। And within around 1.5 years of the treatment he is now leading a painless life. He's not having any joint pains. He drove to Manali solely with his wife, so he was not having any joint pains whatsoever. So this is a cured case of RA, and till date he is in contact with me and he says there is no relapse of RA whatsoever. चलिए, so we wish this gentleman very healthy life आगे के लिए भी। Yeah. एक अब मेरा क्वेश्चन जो है ये बच्चों की इम्यूनिटी से लेके है। सर्दियां बस अब दस्तक देने को ही हैं और अमूमन जो हर सर्दियों में होता है कि पोल्यूशन रिपोर्ट्स जो हैं हमारे चारों तरफ होती हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स हो,
चाहे सोशल मीडिया हो या आपके टेलीविजन न्यूज़ हो? AQI ऑलरेडी बढ़ने लग गया है. Like 10 days back, until 10 days back, it was around 60, 70, and now yesterday when I checked it last, it was 160. ओके, तो So, हाँ, तो वही जैसे आप कह रही हैं कि एक्यूआई लेवल बढ़ने लग गया है, right, तो right. पोल्यूशन और एक्यूआई लेवल से होने वाली जो बीमारियां हैं, तो वो न्यूज़ में भी रहती हैं और चिंता के विषय में भी रहती हैं। सो होम्योपैथी जो है, ये अगर मैं सही टर्म यूज़ कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी इलनेस से लड़ने में या इसको ख़त्म करने में या इसका एक कारगर इलाज करने में कितनी सक्सेसफुल है? देखिए, होम्योपैथी में रेस्पिरेटरी इलनेस का भी ट्रीटमेंट है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि अगर वो एक्यूट ही हो रहा है, जैसे कि जब ये पोल्यूशन सीजन शुरू हो जाता है, तो जो किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या रेकरेंट कफ हो रहा है, तो उसका अगर दैट इज इफ दैट इज प्रेजेंट वंस इन अ वाइल, कि वंस इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऐसे हो रहा है, तो होम्योपैथी एज एन एक्यूट मेडिसिन हेल्प कर सकती है. लेकिन इफ दैट इज रिपीटेड एवरी ईयर विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, कि लास्ट ईयर उस बच्चे को नेबुलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन इस ईयर अब वो इतना उसको कफ होता है, इतना उसको चेस्ट ब्लॉक हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है कि उसको नेबुलाइजर भी लेना पड़ता है. सो उन केसेस में होम्योपैथिकली हमको एक डीप एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन देनी पड़ती है, जो कि मे बी 5 to 6 months या 7 months चले और उसका नेक्स्ट ईयर की विंटर्स या नेक्स्ट ईयर का पोल्यूशन सीजन वो बच्चा बेटर बियर कर पाए. तो अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल सकते हैं, और ये CCRH की स्टडीज़ भी रही हैं जिन्होंने प्रूव करा है कि 0 to 3 years के बच्चों को, टॉडलर्स एज वेल एज इन्फेंट्स, उनको होम्योपैथी दी गई और एक को सिर्फ होम्योपैथी और एलोपैथी दी गई, दोनों मिक्स करके. तो उनकी इम्यूनिटी एट 3 years विद ऑल द बायसेस कवर्ड, दे वर बेटर, दे वर, उनको जो वैक्सीन के बाद बहुत बार इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी नहीं हुए. उनको कोल्ड का फीवर की जो इम्यूनिटी है इन सब से, वो उनकी बेटर थी एज़ कम्पेयर टू दी अदर ग्रुप विच वाज गिवन होम्योपैथी प्लस एलोपैथी. तो इसलिए मैं अब इसी तरीके से ये बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी खुद की इम्यूनिटी के लिए और अपने बच्चों की इम्यूनिटी के लिए ज़रूर होम्योपैथी ट्राई करें, एंड यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ. लास्ट एक चीज़ और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे उस फलाना रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है, हमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्या हम ये बायो कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, क्या जो उस रिलेटिव को जो ट्रीटमेंट चल रहा है हम भी सेम फॉलो कर सकते हैं. तो मैं बस इस पे एक बात बोलना चाहूँगी कि आप, इससे बेटर है कि आप एक अ, अपने आप ओवर द काउंटर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लें, इससे बेटर है कि आप एलोपैथी ले लें, इससे बेटर है कि आप कोई भी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन ले लें, क्योंकि होम्योपैथी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट गिवन बाय अ प्रोफेशनल, दे कैन नॉट बी काउंटर्ड बाय एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग होम्योपैथी. It proves very harmful for the patient in general. So थैंक यू डॉक्टर that's a साहब। tip. Thank you. सॉरी, थैंक यू वंस अगेन, आपने हमें इतना समय दिया। Thank और you. आई होप, जैसे मैं कह रहा था जिस नोट पे बातचीत शुरू हुई, कि हमारे चारों ओर मेडिकल साइंस को लेके, होम्योपैथी को लेके या बीमारियों को लेके बहुत तरीके के जो है आप ये कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर या किसी और डिजिटल या प्रिंट प्लेटफॉर्म पर अगर ये सब चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक वेरीफाइड सोर्स से इन सब चीज़ों को कंफर्म कर सकें कि ये जो फैक्ट्स जो आप ये जो चीज़ आप जो देख रहे हैं, ये सही है या गलत है। और रही बात होम्योपैथी पे स्विच करने की, सो अगेन ये दैट इज टोटली योर डिसीजन। बहरहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, चाहे आप होम्योपैथी लें या आप एलोपैथी लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, संयम में रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।